नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हमारे हाथ लगी है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की एक छोटी लेकिन बहुत गहरी किताब द स्पिरिट ऑफ जापान की समीक्षा। और मुझे लगता है कि ये किताब आज के दौर में शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गई है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ जापान के बारे में नहीं है। ये किताब तो एक आईना है जो हर उस समाज को अपनी शक्ल दिखाता है जो तरक्की की दौड़ में भाग रहा है। और मजे की बात यह है कि टैगोर ने किताब 100 साल से भी पहले लिखी थी, लेकिन इसमें जो सवाल उठाए गए हैं वो आज भी उतने ही ताजा हैं। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद यही है, इस समीक्षा के जरिए ये समझना कि टैगोर के लिए किसी भी देश की असली ताकत, उसकी असली पहचान आखिर होती क्या है। हम जापान के उदाहरण से ये जानने की कोशिश करेंगे कि अपनी जड़ों से जुड़े रहकर आगे बढ़ने का क्या मतलब है और क्यों ये संतुलन इतना जरूरी है। चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहले इस किताब का जो शीर्षक है, जापान की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ जापान, ये अपने आप में बड़ा काव्यात्मक है। जब टैगोर ये कहते हैं तो उनका असल में मतलब क्या है? किसी देश की आत्मा क्या होती है? ये कोई भूगोल या सियासत की बात तो है नहीं। यही तो इस किताब की सबसे खूबसूरत और अनोखी बात है। देखिए, आज हम देशों को कैसे मापते हैं, उनकी जीडीपी ग्रोथ कितनी है ना, उनकी सेना कितनी बड़ी है, उनके पास टेक्नोलॉजी कौन सी है। लेकिन टैगोर इन सब भारी चीजों से परे देख रहे थे। समीक्षा बताती है कि उनके लिए किसी देश की असली शक्ति उसकी आत्मा में बसती थी। कुछ ठोस उदाहरण दिए गए हैं, क्योंकि ये सुनने में थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त सा लगता है। बहुत अच्छा सवाल है। टैगोर के लिए आत्मा थी उस देश की संस्कृति, उसकी कला, रोजमर्रा की जिंदगी में वो सौंदर्य देखने की उसकी क्षमता। जैसे जापान में एक परंपरा है साधारण सी चीजों में भी एक कलात्मकता और शांति खोजने की, चाहे वो चाय बनाने की रस्म चानुयू हो या फूल सजाने की कला इकेबाना। उनके लिए देश की आत्मा इन चीजों में दिखती थी, ना कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के धुएं में। ये वो अंदरूनी शक्ति थी जो समाज को जोड़े रखती है, जो लोगों को बताती है कि जीवन का मतलब सिर्फ पैसा कमाना और ताकत हासिल करना नहीं है। ये तो बहुत दिलचस्प है। ये कुछ आज के सॉफ्ट पावर के कॉन्सेप्ट जैसा लगता है, जहां एक देश का प्रभाव उसकी संस्कृति से होता है, उसके विचारों से, उसकी जीवन शैली से, न कि सिर्फ उसकी सैन्य ताकत से। टैगोर तो ये बात बहुत पहले ही समझ गए थे। ठीक पकड़ा आपने। वो यही कह रहे थे कि सच्ची प्रगति वो है जो इंसान को अंदर से बेहतर बनाए, उसे ज्यादा संवेदनशील बनाए, ज्यादा करुणामय बनाए। एक देश बहुत अमीर हो सकता है, लेकिन अगर वहां के लोग कला की, प्रकृति की, आपसी रिश्तों की कदर करना भूल गए हैं, तो टैगोर की नजर में वो देश अपनी आत्मा खो चुका है और वो असल में पिछड़ रहा है। और यहीं पर जापान का उदाहरण बहुत अहम हो जाता है। समीक्षा में इस बात पर जोर दिया गया है कि टैगोर जापान के इस बात के लिए प्रशंसा करते थे कि उसने पश्चिमी आधुनिकता को तो अपनाया, लेकिन अपनी जड़ों को नहीं काटा। ये संतुलन ये उन्होंने कैसे साधा? समीक्षा के मुताबिक टैगोर जापान को एक प्रयोगशाला की तरह देख रहे थे। एक ऐसा देश जो पश्चिम से विज्ञान और तकनीक तो सीख रहा था, लेकिन आंखें बंद करके बस नकल नहीं कर रहा था। वो पश्चिम के भौतिकवाद को उसकी पूरी की पूरी कुरूपता के साथ अपनाने को तैयार नहीं था। मिसाल के तौर पर जापान ने यूरोप से आधुनिक सेना और उद्योग का ढांचा लिया, लेकिन साथ ही अपनी सामुराई परंपरा के नैतिक कोड, जिसे क्या कहते हैं, हाँ बुशिदो कहते हैं, उसके मूल्यों को जीवित रखने की कोशिश की। एक तरफ वो पश्चिमी देशों की तरफ फैक्ट्रियां लगा रहे थे और दूसरी तरफ अपनी सदियों पुरानी कला और जीवन दर्शन को भी बचाए हुए थे। ये तो एक बहुत ही मुश्किल रस्सी पर चलने जैसा काम है। बिल्कुल। और टैगोर इसी कोशिश की तारीफ कर रहे थे। वो देख रहे थे कि जापान ये समझता है कि उसकी असली ताकत उसकी अपनी संस्कृति में है और बाहर से ली गई तकनीक वो सिर्फ एक औजार है, मालिक नहीं। लेकिन बहुत बड़ा है, वो सिर्फ तारीफ ही नहीं कर रहे थे। हाँ, समीक्षा में एक चेतावनी का भी जिक्र है। वो क्या थी? और यही बात टैगोर को एक दूरदर्शी चिंतक बनाती है। वो जापान की तारीफ तो कर रहे थे, पर साथ ही एक खतरा भी देख रहे थे। वो आगाह कर रहे थे कि अगर जापान ने इस संतुलन को खो दिया, अगर उसने अपनी पूरी ताकत सिर्फ सैन्य शक्ति और औद्योगिक उत्पादन में लगा दी और अपनी उस आत्मा को भूल गया जिसकी वो प्रशंसा कर रहे थे, तो उसका पतन निश्चित है। वाह! तो वो 100 साल पहले ही ये देख पा रहे थे कि जिस रास्ते पर जापान चल रहा है वो एक दो धारी तलवार है।
अगर संतुलन बिगड़ा तो जिस भौतिक शक्ति को वो अपनी ताकत समझ रहे हैं वही उनके विनाश का कारण बन जाएगी। एकदम सही। उनकी चेतावनी साफ थी, मशीनें इंसान की सेवा के लिए हैं, इंसान मशीनों की सेवा के लिए नहीं। अगर राष्ट्र अपनी मानवता, करुणा और नैतिकता को भूलकर सिर्फ ताकत के पीछे भागेगा तो वो अंदर से खोखला हो जाएगा। और इतिहास गवाह है, बाद के दशकों में जब जापानी साम्राज्यवाद अपने चरम पर पहुंचा तो टैगोर की ये भविष्यवाणी कितनी भयानक रूप से सच साबित हुई। ये सिर्फ जापान के लिए नहीं बल्कि दुनिया के हर देश के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। तरक्की के नाम पर हम क्या खो रहे हैं, इस पर रुककर सोचने की जरूरत है। हाँ, और ये सवाल टैगोर भारत से भी पूछ रहे थे और आज हर विकासशील देश से पूछ रहे हैं। क्या हम अपनी सांस्कृतिक जड़ों को काटकर एक ऐसी आधुनिकता की नकल कर रहे हैं जो शायद हमारे समाज के लिए सही ना हो? इसी चेतावनी से जुड़ा हुआ एक और बहुत गहरा विचार समीक्षा में सामने आता है। उसमें टैगोर का एक कथन है, राष्ट्रवाद अगर मानवता से ऊपर चला जाए तो वो विनाशकारी बन जाता है। ये सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है। इसका असल में क्या मतलब है? देखिए, इसे समझने के लिए हमें उस दौर में जाना होगा। टैगोर पहले विश्व युद्ध से ठीक पहले के यूरोप को देख रहे थे, जहां आक्रामक राष्ट्रवाद अपनी जड़ें जमा रहा था। हर देश खुद को दूसरों से बेहतर और श्रेष्ठ साबित करने में लगा था। इसी अंधे राष्ट्रवाद ने ही दुनिया को विश्व युद्ध की आग में झोंका। टैगोर ने इस खतरे को बहुत पहले ही भांप लिया था। तो क्या वो राष्ट्रवाद के खिलाफ थे? नहीं, ये समझना बहुत जरूरी है। वो देश प्रेम के खिलाफ नहीं थे। वो उस राष्ट्रवाद के खिलाफ थे जो कहता है, मेरा देश चाहे सही हो या गलत। उनके लिए सबसे ऊंचा मूल्य मानवता का था। इंसानियत सबसे ऊपर थी, देश या राष्ट्र उसके बाद आता था। अच्छा, राष्ट्रवाद का काम मानवता की सेवा करना है, उसे कुचलना नहीं। इसका मतलब ये है कि जब कोई देश अपने राष्ट्रीय हितों के लिए दूसरे देशों पर हमला करता है या अपने ही देश में अलग विचार रखने वालों को दुश्मन मानने लगता है, तो वहां राष्ट्रवाद मानवता से ऊपर चला जाता है। बिल्कुल, तब राष्ट्रवाद एक धर्म बन जाता है, एक ऐसा कट्टर धर्म जो अपने अलावा किसी और को स्वीकार नहीं करता। टैगोर इसी से दुनिया को बचाना चाहते थे। उनका मानना था कि हमारी पहली पहचान एक इंसान की है, उसके बाद हम भारतीय, जापानी या कुछ और हैं। यह विचार आज के समय में, जब हम दुनिया भर में राष्ट्रवाद का एक नया और अक्सर आक्रामक उभार देख रहे हैं, और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। वाकई ये बातें बहुत गहरी हैं और सोचने पर मजबूर करती हैं। इससे मेरे मन में ये सवाल उठता है कि टैगोर ने इसे लिखा कैसे होगा? मतलब इतने गंभीर विचारों वाली किताब की भाषा कैसी है? क्या ये किताब आसानी से पढ़ी जा सकती है या इसके लिए काफी दिमागी कसरत करनी पड़ती है? हाँ, तो समीक्षा इस बारे में बिल्कुल साफ है। ये कोई हल्की फुल्की किताब नहीं है जिसे कोई सफर में यूं ही पढ़ ले। इसकी भाषा काव्यात्मक है, गहरी है और विचारों से भरी हुई है। ये एक तरह से दर्शन, संस्कृति और इतिहास का एक अद्भुत संगम है। इसलिए समीक्षा कहती है कि ये उन गंभीर पाठकों के लिए है जो जीवन और समाज के बड़े सवालों पर सोचना पसंद करते हैं, जो सतही जवाबों से खुश नहीं होते। तो मतलब ये उन लोगों के लिए है जो रुककर चिंतन करना चाहते हैं, जो विचारों की दुनिया में गोता लगाना पसंद करते हैं। हाँ, और ये उन लोगों के लिए भी है जो पूरब और पश्चिम के बीच के रिश्ते को समझना चाहते हैं कि आप पूरब का अध्यात्म और पश्चिम की तकनीक साथ चल सकते हैं। क्या हम दोनों दुनियाओं की अच्छी बातें लेकर एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं? टैगोर इस किताब में इन्हीं सवालों से जूझते नजर आते हैं। ये किताब आपको तैयार जवाब नहीं देती, बल्कि सही सवाल पूछना सिखाती है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? अगर इस समीक्षा से किसी को एक सबसे जरूरी बात याद रखनी हो तो वो क्या होगी? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सबक ये है कि किसी भी समाज की असली नींव उसके नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य होते हैं। आप दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें बना सकते हैं, सबसे तेज रफ्तार ट्रेनें चला सकते हैं, सबसे ताकतवर हथियार बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके समाज में करुणा, ईमानदारी और इंसानियत की कद्र नहीं है, तो आपकी सारी तरक्की वो रेत के महल की तरह है जो एक दिन ढह जाएगी। और समीक्षा ये भी कहती है कि ये किताब टैगोर के विचारों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। मतलब ये कोई अकेली सोच नहीं है, बल्कि उनके पूरे जीवन दर्शन का एक हिस्सा है। सही कहा, ये उनके राष्ट्रवाद पर लिखे गए निबंधों और दूसरे लेखों में व्यक्त किए गए विचारों को ही और पुख्ता करती है। ये हमें दिखाती है कि टैगोर सिर्फ एक महान कवि नहीं थे, बल्कि एक ऐसे विश्वचिंतक थे जिनकी नजर भविष्य पर थी। वो उन खतरों को देख पा रहे थे जिन्हें उस समय के बड़े बड़े राजनेता भी नहीं समझ पा रहे थे।
तो आज हमने टैगोर के नजरिए से समझा कि किसी देश की असली ताकत उसकी भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि उसकी आत्मा में, उसके सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों में होती है। हमने ये भी देखा कि आधुनिकता और परंपरा के बीच संतुलन साधना कितना जरूरी और कितना मुश्किल है, और राष्ट्रवाद को हमेशा मानवता के दायरे में ही क्यों रहना चाहिए। बिल्कुल। और ये चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर आके खत्म होती है, जो समीक्षा में इस्तेमाल हुए एक छोटे से शब्द में छिपा है। समीक्षा में कहा गया है कि टैगोर ने जापान को संतुलन बनाने की कोशिश करते हुए देखा। ध्यान दीजिए, लेखक ने ये नहीं कहा कि जापान ने संतुलन हासिल कर लिया था, बल्कि वो सिर्फ कोशिश कर रहा था। ये एक बहुत छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण फर्क है। हाँ, और यहीं से हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल पैदा होता है, क्या आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में, जहाँ तकनीक और बाजार हर पर सब कुछ बदल रहे हैं, कोई भी समाज परंपरा और आधुनिकता के बीच एक स्थायी संतुलन कभी हासिल कर भी सकता है? या फिर ये हमेशा एक निरंतर संघर्ष, एक कभी ना खत्म होने वाली कोशिश ही बना रहेगा?